दामाद है, इतना तो इसे मेरे लिए करना चाहिए। यामिनी ने कहा। यामिनी चाहती थी कि आहान उसके लिए अंकिता से फाइट करे और फिर वो उसे भी अपने बॉडीगार्ड से पिटवाए। मॉम, शनाया ने गुस्से में कहा। शनाया आहान की मदद नहीं लेना चाहती थी, पर यामिनी हर बात में उसके खिलाफ जाती थी। शनाया, इसमें गलत क्या है? अगर ये मेरा दामाद है तो इसे करने दो, यामिनी ने कहा। उसका मकसद सिर्फ आहान से बदला लेकर उसकी बेइज्जती करवाना था। तभी अंकिता घर देखकर बाहर निकली। उसके पीछे उसका बॉडीगार्ड और सिमरन। ये कबार अभी तक यहाँ से गई नहीं, अंकिता ने कहा। उसने सोचा था कि इतना सब होने के बाद भी वो वहां से तुरंत भाग जाएगी। हो सकता है इसकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आई हो, सिमरन ने ताना मारते हुए कहा। चलो फिर चलकर देखते हैं, अंकिता ने कहा। अंकिता देखना चाहती थी कि आखिर ऐसा कौन था जिसकी वजह से यामिनी ने उसे परेशान किया था। आहान, अगर तुम सच में मर्द हो तो जाओ, उस औरत को तो थप्पड़ लगा कर आओ। इस वक्त यामिनी अपना गुस्सा निकाल रही थी। उसे नहीं पता था कि अंकिता, उसका बॉडीगार्ड और सिमरन पीछे ही है। ये सब सुनकर अंकिता अपने दांत पीसने लगी। उसे लगा था कि यामिनी डर गई थी, पर सच तो ये था वो उसके पीठ पीछे उसकी चुगली कर रही थी। You crazy woman! अंकिता चिल्लाई। उसे वहां देखकर यामिनी हड़बड़ा गई। वो अंकिता को सब समझाना चाहती थी। अंकिता जी, जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। इसे अब तक समझ में नहीं आया कि मैं कौन हूँ। इसे अच्छे से समझाओ। अंकिता किसी की सुनने वाली नहीं थी। उसने अपने बॉडीगार्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा। अंकिता की बॉडीगार्ड के बारे में सोचकर ही यामिनी कांपने लगी। उसने उसका हमला पहले सहन किया हुआ था। आपने मेरी मॉम को हाथ भी कैसे लगाया? इस बार शनाया ने पूछा। उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। तुम्हारी मॉम की हरकतें ही ऐसी थी, अंकिता ने कहा। वो ये डिजर्व करती थी। यू, शनाया गुस्से से उबलने लगी। वो अंकिता की तरफ आगे बढ़ी। स्टे अवे, अंकिता के बॉडीगार्ड ने कहा और उसके सामने आ गया। वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? तुम्हारी माँ ने तो कहा था कि वो कोई बहुत बड़ा हॉटशॉट है, अंकिता ने कहा। शनाया का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। इस बार आहान आगे आया और उसने कहा, और उसका पति है। अंकिता ने आहान से पूछा, क्या तुम उसके पति हो? आहान ने कुछ नहीं कहा, बस अंकिता के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसे घूरने लगा। जो बात करनी है मुझसे करो। तुमसे बात करूं? तुम हैंडल कर लोगे? अंकिता ने कहा। मैं हैंडल कर पाऊंगा या नहीं वो बाद में देखेंगे, आहान ने शांति से कहा। उसका बर्ताव बिल्कुल काम था। अंकिता को बहुत अजीब लग रहा था, पर अब इतने लोगों के सामने वो पीछे नहीं हट सकती थी। अंकिता ने अपने बॉडीगार्ड को इशारा करते हुए कहा, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? इतना सुनते ही वो बॉडीगार्ड आहान की तरफ बढ़ा। अंकिता का बॉडीगार्ड बहुत ही पत्थर दिल था। उसमें ताकत भी बहुत ज्यादा थी। कोई भी साधारण आदमी उसका पंच सहन नहीं कर सकता था। अंकिता सोच रही थी कि अगर आहान इसका पंच सहन कर पाता तो वो जिंदगी भर उसे दूसरों को डराने के लिए बोल सकता था। यामिनी और बिंदु दोनों डर के मारे शनाया के पीछे छुपे हुए थे। उन्होंने उस बॉडीगार्ड की बेरहमी देखी थी, पर शनाया शांत थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसे आहान की चिंता नहीं थी, बल्कि उस बॉडीगार्ड की चिंता थी। शनाया आहान के पावर्स जानती थी, इसलिए उसने सोचा कि कहीं उस बॉडीगार्ड की जान न चली जाए। बाकी लोग इस बॉडीगार्ड को सुपर स्ट्रॉन्ग मान सकते थे, पर आहान के सामने वो साधारण ही था। जैसे कि शनाया ने सोचा था, इससे पहले वो बॉडीगार्ड आहान को हाथ लगा पाता, वो आहान के पंच की वजह से काफी दूर जा गिरा। सन्नाटा, पूरे माहौल में गहरा सन्नाटा था। किसी को विश्वास नहीं हुआ था कि उन्होंने अभी अभी क्या देखा था। अंकिता की आंखें खुली की खुली रह गई। सिमरन के हाथ इसके मुंह पर थे और यामिनी बार बार अपनी आंखें मलते हुए आहान को देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ गलत देख लिया है। भले ही आहान उसके लिए लड़ रहा था, पर फिर भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था। शनाया वहीं पास में खड़ी हुई देख रही थी और तरस में अपनी गर्दन हिला रही थी। अब क्या लगता है आपको, मैं हैंडल कर पाऊंगा या नहीं? आहान ने अंकिता से पूछा। अंकिता समझ गई थी कि उसने आहान को हल्के में ले लिया था। उसने एक पंच में उसके बॉडीगार्ड को चित कर दिया था, पर अंकिता कुछ कम नहीं थी। उसने कहा, क्या हुआ अगर तुम हैंडल कर भी सकते हो तो? आजकल की दुनिया में ताकत नहीं पावर चलता है। तुमसे डील करने के लिए बस एक फोन कॉल ही काफी है। अंकिता ये सब बातें इसलिए बोल रही थी क्योंकि शिमला पुलिस में हाई पोस्ट पर जो लोग थे वो उन्हें जानती थी और कंट्रोल करती थी। एक फोन कॉल से हो जाएगा? आहान ने हंसते हुए पूछा। पूरे शिमला में ऐसा कोई नहीं था जो एक बार में आहान के खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार हो जाए। भरोसा नहीं हो रहा है? अंकिता ने रूखी आवाज में पूछा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आहान ने नाम में गर्दन हिलाते हुए कहा। ठीक है, अच्छा है, मैं अभी अपने पति को बुलाती हूँ। इतना कहकर उसने अपने पति को कॉल किया। कुछ ही देर में वो वहां पहुंच गया। अंकिता के पति का नाम पुनीत कुमार था। उसका पेट मोटा और सिर गंजा था। जब वो वहां पहुंचा तब अंकिता ने उसे सारी बात बताई। फिर वो आगे आया और उसने आहान से कहा, मेरा नाम पुनीत कुमार है। मैं तुम्हारी इस हरकत के लिए तुम्हें माफ कर दूंगा अगर तुम माफी मांग लो। पुनीत को ज्यादा ड्रामा करना पसंद नहीं था। ये सुनकर अंकिता गुस्सा हो गई। पुनीत ऐसे किसी को कैसे जाने दे सकता है? मैं तुमसे माफी मांगू, तुम मुझे जाने दोगे? तुम्हें ऐसा क्या है? आहान ने हंसते हुए कहा। आहान की बात सुनकर पुनीत के चेहरे का रंग उड़ गया। इतने में पुनीत को आहान की गाड़ी दिखी। आहान का ऐसा एटीट्यूड देखकर पुनीत समझ गया था कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है, बल्कि इसका बैकग्राउंड बहुत पावरफुल है। पुनीत को समझ आ रहा था, पर अंकिता नहीं समझ पा रही थी। अपने पति के बारे में ये सब सुनकर उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा, पुनीत, आप क्या सोच रहे हैं? ये बस एक फटीचर है। आप ऑफिशियल्स को कॉल कीजिए। और इससे पहले अंकिता कुछ बोल पाती, पुनीत ने उसे चुप कर दिया। शराब, देखिए, मेरी बीवी नादान है, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, पुनीत ने आहान से कहा। आहान तुरंत समझ गया था कि पुनीत कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। वो जानता है किससे कैसे बात करनी है। आहान मुस्कुराने लगा। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम इससे माफी क्यों मांग रहे हो, वो भी मेरी तरफ से? इससे पहले आहान कुछ बोल पाता,
अंकिता जोर जोर से चिल्लाने लगी और गाली देने लगी। चुप रहो तुम, पुनीत जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर अंकिता 2 कदम पीछे हो गई और कांपने लगी। अगर तुमने एक शब्द और कहा तो मैं तुम्हारा कुमार फैमिली से नाम निकाल दूंगा, और तुम जानती हो मैं ये कर सकता हूँ। पुनीत की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। देखो, पुनीत ने कुछ बोलना चाहा तो आहान ने उसे बीच में रोक दिया। मुझे मत दिखाओ कुछ, अपनी बीवी को संभालो। आहान को किसी तरह की नॉनसेंस नहीं सुननी थी। आहान को तो उनसे बहस नहीं करनी थी, पर यामिनी गिल अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थी। आखिर उन्होंने अंकिता के बॉडीगार्ड से और सिमरन से थप्पड़ खाए थे। वो इतनी आसानी से अंकिता को जाने नहीं देना चाहती थी। आहान जानता था यामिनी कुछ तो करेगी, जिसकी वजह से अंत में तकलीफ शनाया को ही होगी। इसने मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया और ये एक माफी से बच गई। यामिनी ने अपने हाथ कमर पर रखते हुए पूरे साहस के साथ कहा। फिर आप क्या चाहती हैं? पुनीत ने पूछा। ये तो वहां आहान था, इसलिए पुनीत प्यार से बात कर रहा था, वरना यामिनी के इस एटीट्यूड के लिए वो उसे अच्छा सबक सिखाता। कॉम्पेंसेशन, तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। मेरी मेडिकल फीस की और जो मेरी मेंटल हेल्थ के साथ तुमने किया उसकी भरपाई करनी तो होगी ही तुम्हें, यामिनी ने कहा। यामिनी में अंकिता को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने पैसे मांगना ठीक समझा। ये सुनकर अंकिता और पुनीत चेहरे से रिलैक्स हो गए। यामिनी जितने पैसे मांगती वो उतने पैसे उसे दे सकते थे। आपको कितने पैसे चाहिए? पुनीत ने पूछा। 50, नहीं, 1 लाख रुपए, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। यामिनी 50,000 बोलने वाली थी, पर उसे लगा कि ये बहुत कम पैसे हैं, इसलिए उन्होंने 1 लाख की मांग की। उसने सोचा कि अगर वो पैसे कम करने के लिए भी बोलेंगे तो ज्यादा कम नहीं होंगे, पर पुनीत ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो एक बार में पैसे देने के लिए मांग गया। ठीक है, आपको पैसे कैश में चाहिए या चेक? आहान की शक्ल पर सुकून था। उसने मांग कर भी 1 लाख मांगे। ऐसे सिचुएशन में अगर वो 10 लाख भी मांग लेती तो पुनीत उसे दे देता। यामिनी हैरान थी, पुनीत इतनी आसानी से कैसे मांग गया। अब उसे लग रहा था कि शायद उसे ज्यादा पैसे मांगने चाहिए थे। कुछ पल सोचने के बाद उसने कहा, कैश। ठीक है, मैं अभी कॉल करके पैसे मंगवाता हूँ, पुनीत ने कहा। शनाया ये सब देख रही थी, उसे बहुत अजीब लग रहा था। वो सोच रही थी, मॉम 1 लाख के लिए ऐसा कर रही है, अगर उन्हें पता चल गया कि आहान का करोड़ों का बंगला है तब क्या होगा? तब तो शायद पागल ही हो जाएंगी। कुछ देर बाद वहां पर पुनीत का आदमी पैसे लेकर पहुंचा। उसने पैसे यामिनी को दिए। यामिनी ने कैश काउंट किया और जब सही था तो वो खुश हो गई। पुनीत ने आहान को रिस्पेक्टफुली बाय कहा और अंकिता को लेकर वहां से चला गया। इसके बाद यामिनी ने आहान से कहा, मुझे पता नहीं था कि तुम हमारे किसी काम आ सकते हो कभी। यामिनी को लगा था कि आज उसकी मौत पक्की थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा अंकिता को अपने पति की डांट सुननी पड़ी और यामिनी को 1 लाख रुपए भी मिल गए थे। यामिनी समझ गई थी कि दोनों पति पत्नी के तेवर उसकी वजह से नहीं बल्कि आहान की वजह से बदले थे। तुम्हारे एक गाड़ी किराए पर लेने की वजह से आज मैं बच गई। यामिनी को लग रहा था कि वो आहान की कार की वजह से बच गई थी। सोच रही हो मैं भी एक कार ले लूं, मेरा भी रौब रहेगा फिर सोसाइटी में। यामिनी लगातार अपने ख्याली पुलाव बना रही थी। आहान, ये कार कितने की है? यामिनी ने पूछा। 12 करोड़, आहान ने कहा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? इतनी महंगी कार भी भला कोई ऐसे रेंट पर देता है? यामिनी ने कहा। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप इंटरनेट पर देख लीजिए, आहान ने कहा। आजकल इंटरनेट का दौर है, सबके पास मोबाइल होता है। यामिनी ने तुरंत अपने फोन में इस कार का प्राइस देखा। आहान सच बोल रहा था, ये कार वाकई 12 करोड़ की थी। ये कार रेंट पर कितने में मिलती है? यामिनी ने हैरानी में पूछा। 1 लाख में, आहान ने अंदाजे से कहा। उसे भी नहीं पता था कि कार्स का रेंट कितना होता है। क्या तुमने शनाया के सारे पैसे कार रेंट पर खर्च कर दिए थे क्या? यामिनी ने चिढ़ते हुए कहा। मॉम, आहान ने मुझसे पैसे नहीं लिए। शनाया जो अब तक अपनी मॉम की हरकतों से परेशान थी, फाइनली बोली। उन्हें कुछ नहीं समझा सकती थी, पर फिर भी उसने कहा, तुम अभी भी इसकी साइड ले रहे हो? इसने तुम्हारे सारे स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के पैसे इस कार के रेंट देने में लगा दिए। अगर तुम्हारे दादाजी को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। यामिनी ने कहा। मॉम, मैं अब उस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हूँ। शनाया ने पहले सोचा था कि वो आनंद गिल से बात करेगी, पर फिर उसे लगा कि शायद उसका कोई फायदा नहीं होगा। उसके दादाजी शौर्य को कोई सजा नहीं देंगे और बस समझाकर छोड़ देंगे। उनके लिए शनाया कभी भी उनके परिवार का हिस्सा नहीं थी। वैसे भी शनाया अब समझ गई थी कि उसे ये प्रोजेक्ट आहान की वजह से मिला था। गिल परिवार में तो इतनी ताकत नहीं थी। पहले अगर स्प्रिंग कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट को नुकसान होता तो उसे खास फर्क नहीं पड़ता था, पर अब वो जानती थी उसका सबसे बड़ा इन्वेस्टर आहान था। इसलिए गिल परिवार की बेटी और आहान की पत्नी के बीच में उसने आहान की पत्नी वाला रिश्ता चुना। वो नहीं चाहती थी कि आहान को कोई नुकसान हो। क्या शनाया आहान को माफ कर देगी? शनाया अब उस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, ये जानकर आहान कैसे रिएक्ट करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। सब उस घर जैसा ही तो कर दिया, फिर एक ही शहर में अलग घर क्यों? क्योंकि अपनी एक जगह बनानी है। like कलर भी मेरा ही फेवरेट मिला। Dulux Velvet Touch with True Color Technology. You don't just see the colors, you can feel them. Dulux Velvet Touch feels like home. क्या तुम अब उसका हिस्सा नहीं हो? तुम्हारे दादाजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या उन्हें पता चल गया कि आहान सारे पैसे अपने शौक पूरे करने में उड़ा देता है? यामिनी सवाल पर सवाल करने लगी। नहीं, इसमें आहान का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, शनाया ने नाना करते हुए कहा। ये सब कब हुआ शनाया?
आहान ने धीरे से पूछा। आहान को लग रहा था कि शनाया ने वो प्रोजेक्ट उसकी वजह से छोड़ दिया था। शनाया उससे अपनी असलियत छुपाने के लिए नाराज थी, तो क्या वो उसकी वजह से मिला हुआ प्रोजेक्ट छोड़ सकती थी? आज शनाया ने सोचते हुए बोला। उसने अभी तक अपने दादाजी को ये बात नहीं बताई थी, क्योंकि यामिनी ने उसे यहाँ बुला लिया था। पर अब जब यामिनी का मैटर खत्म हो गया था, तो अब वो ऑफिस जाकर अपने दादाजी को अपना फैसला बता सकती थी। अगर ये सब आहान की वजह से नहीं हुआ है, तो फिर किसकी वजह से हुआ है? तुम उस प्रोजेक्ट का हिस्सा क्यों नहीं हो? यामिनी ने पूछा। क्योंकि ये मेरा फैसला है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। ये प्रोजेक्ट मैंने खुद छोड़ा है, अब इस पर मुझसे ज्यादा कोई सवाल नहीं करेगा। शनाया ने इरिटेट होते हुए कहा। अब आप घर जाइए, मैं वापस ऑफिस जा रही हूँ। ये तो बताओ। यामिनी शनाया से पूछना चाहती थी कि वो रात को यहाँ क्यों रुकी थी, पर उसने शनाया का मूड देखकर पूछना सही नहीं समझा। शनाया, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ, आहान ने कहा। शनाया पहले तो थोड़ा हिचकिचाई, पर फिर मान गई। दोनों कार में बैठकर गिल कंस्ट्रक्शन की ऑफिस की तरफ चले गए। उनके वहां जाते से ही बिंदु ने कहा, यामिनी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कार किराए की नहीं है। ऐसी कार भला किराए पर कौन देगा? तुम क्या कहना चाहती हो कि ये कार आहान की है? तुम जानती हो ना, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इतनी महंगी कार खरीद सके। यामिनी ने कहा। बिंदु ये सुनकर चुप हो गई और उसे बहुत अजीब लग रहा था। एक बार को उसके मन में ये भी ख्याल आया कि शायद शनाया का वो बॉयफ्रेंड भी आहान ही है। उधर कार में आहान और शनाया बिल्कुल चुपचाप बैठे थे। शनाया लगातार खिड़की के बाहर देख रही थी और आहान गाड़ी चलाते हुए बीच बीच में शनाया की तरफ देख रहा था। शनाया का चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था। भले ही उसके मन के अंदर सवालों की सुनामी थी, पर उसका चेहरा पानी की तरह शांत था। आहान ने एक दो बार शनाया से बात करने की कोशिश की, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं हुई। बहुत हिम्मत करने के बाद फाइनली आहान ने शनाया से पूछा, शनाया, तुम कैसी हो? तुम जानते हो मैं कैसी हूँ? शनाया ने बिना आहान की तरफ देखे जवाब दिया। क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती? आहान का मन भारी हो गया था। आहान, मुझे थोड़ा वक्त दो, कल जो भी हुआ वो सब समझने के लिए मुझे वक्त चाहिए, शनाया ने आहान की तरफ देखकर कहा और फिर खिड़की से बाहर देखने लगी। इसके बाद आहान ने कुछ नहीं कहा और गाड़ी चलाने में ध्यान देने लगा। ऑफिस में शौर्य और माया अपना काम खत्म करके ऑफिस से बाहर आ रहे थे। जब आहान की कार वहां पहुंची, कार देखकर माया बहुत एक्साइटेड हो गई और शौर्य से बोली, शौर्य, वो देखो कितनी खूबसूरत कार है, क्या वो आपके दादाजी की है? ये कार उसके दादाजी की नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि उनके पास ऐसी कोई कार नहीं थी और इतनी अचानक से वो कार खरीदने भी नहीं वाले थे। कार देखकर शौर्य के माथे पर पसीना आ गया था। कार देखकर शौर्य समझ गया था कि यही वही कार थी जिसे वो पाम ट्री होटल में टक्कर मारने वाला था। पूरे मनाली में ऐसी कार किसी और के पास शायद ही थी। शौर्य को ऐसे देखकर माया ने पूछा, शौर्य, क्या हुआ? माया को समझ नहीं आया था कि कार को देखकर शौर्य इतना परेशान कैसे हो सकता था। माया, आज मैं तुम्हें ड्रॉप नहीं कर पाऊंगा, तुम टैक्सी ले लो। शौर्य के मन में तो ये चल रहा था कि वो किसी तरह से भाग जाए यहाँ से। उस गाड़ी के मालिक को वो किसी तरह से परेशान नहीं कर सकता था। शौर्य की ये बात सुनकर माया को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, शौर्य इतना किस बारे में डर रहा है? अब वैसे तो वो तो बहुत बहादुर बंदा है और अभी सिर्फ एक कार को देखकर छिप गया। शौर्य किस बात से डर रहा था ये देखने के लिए माया गाड़ी की तरफ आगे बढ़ी। जब गाड़ी रुकी तब पैसेंजर सीट से जो उतरी वो शनाया थी। उसे देखकर माया का चेहरा भी फीका पड़ गया। उसे ऐसा लग रहा था कि कार चलाने वाला आदमी जरूर आनंद गिल होगा। उसके बाद कार से आहान उतरा। माया आहान को नहीं जानती थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि जो अभी कार से निकला था वो गिल खानदान का घर जमाई था। माया को भले न पता हो, पर शौर्य को तो पता था। जब शौर्य ने आहान को गाड़ी से उतरते हुए देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। ये कैसे पॉसिबल है? उसने 2-3 बार अपनी आंखों को मला और इस सीन पर भरोसा करने की कोशिश की। शौर्य ने कभी नहीं सोचा था कि जिस इंसान से वो डरकर छुपेगा वो आहान होगा। इस कार में से आहान कैसे निकला? अभी जाकर इन दोनों से पूछता हूँ। कहीं इसने कंपनी फंड्स में तो कुछ नहीं किया? हो सकता है अब मैं शनाया को फंड्स की हेर फेर करने के लिए फंसा लूं। शौर्य मन ही मन में ये सब सोचकर बहुत खुश हो रहा था। आहान उसे वैसे भी पसंद नहीं था और अब तो उसके पास ये कार देखकर उसे और भी जलन हो रही थी। शौर्य बाहर आया और आहान से पूछा, ये कार तुम्हारे पास क्या कर रही है? इस बात से तुम्हें क्या मतलब है? आहान ने कहा। आहान अब किसी से कोई भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था, खासकर गिल परिवार के सदस्यों के। वो सबसे बहुत परेशान हो चुका था। तुमने कुछ दिनों से कसम खाई थी कि क्या सीधे मुंह बात नहीं करोगे? शौर्य ने पूछा। पाम ट्री होटल में भी आहान ने उससे ये बात कही थी। सीधे मुंह या उल्टे मुंह की तो दूर की बात है, मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता, आहान ने कहा। जब माया ने देखा कि कोई शौर्य से ऐसे बात कर रहा है तो उससे रहा नहीं गया। उसने बीच में आते हुए शौर्य से कहा, शौर्य कौन है जो आपसे ऐसे बात कर रहा है? हमारे खानदान पर कलंक, गिल परिवार का इकलौता घर जमाई, शौर्य ने आहान का मजाक उड़ाते हुए कहा। माया ने आहान के बारे में बहुत सुना था, पूरा परिवार उसकी बुराई करता था। ये देखकर कि शौर्य आहान से डर रहा था, माया को हल्की सी हंसी आ गई। और जब शौर्य ने उसे घूरा तब वो चुप हो गई। शनाया, तुम ही बता दो, शौर्य ने पूछा। क्या जाना है तुम्हें मुझसे? यही कि क्या तुम जानती थी कि आहान ने ऐसी कार खरीदी है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसे पैसे तुम नहीं दिए हैं? शौर्य ने पूछा। शौर्य, क्या तुम्हें लगता है मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं आहान को ये कार खरीदने के लिए दे सकूं? शनाया ने लंबी सांस लेते हुए कहा। तुम्हारे पास नहीं है मगर कंपनी के पास तो है, शौर्य ने कहा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है शौर्य? शनाया की आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। वो कभी भी कंपनी के पैसे बिना बताए लेने वाली लड़कियों में से नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम क्या कर रही हो? शौर्य ने सीरियसली कहा। मैं क्या कर रही हूँ? मैंने कुछ भी नहीं किया है, शनाया ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। तुमने कंपनी के फंड्स का गलत इस्तेमाल किया है
उनमें हेर फेर करके तुमने एक कार खरीदी है। शौर्य ने कहा, शनाया मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इस कंपनी में इसलिए ही आई हूँ। मुझे बोला गया है कि अकाउंट्स चेक करके मैं ये रिपोर्ट करूं कि तुमने कितने पैसों का घपला किया है। माया ने कहा, तुम दोनों में दिमाग है या नहीं? किसी भी चीज के लिए दादाजी की साइन चाहिए होती है। अगर मैंने कोई घपला किया होता तो सबसे पहले दादाजी को ही पता चलेगा। शनाया ने कहा, दादाजी का नाम लेकर तुम बच नहीं सकती। तुम इतने वक्त से स्प्रिंग कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट का हिस्सा हो। तुम फाइनेंस टीम के साथ मिलकर कुछ भी कर सकती हो। दादाजी की फेक साइन करना कौन सी बड़ी बात है? शौर्य ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, देखो शनाया, सच बता दो, वरना अगर मुझे पता चला कि तुमने घपला किया है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम बच भी नहीं पाओगी। माया अपने आप की इंपॉर्टेंस बढ़ाना चाहती थी। शट अप यू बोथ। तुम जो चेक करने आए थे वो कर लो। मैंने कोई फंड्स नहीं निकाले हैं। शनाया ने कहा। इनकी ये बातें सुनकर बाकी के एम्प्लॉइज जो गेट के पास खड़े थे आपस में बात करने लगे। हो सकता है शनाया मैडम ने पैसे निकाले हो। हाँ, उनके पति को तो देखो, वो कैसे ये कार अफोर्ड कर सकता है? जरूर कंपनी के फंड्स में से पैसे चुराकर उन्होंने ये कार खरीदी है। शनाया मैडम तो कितनी सीधी और ईमानदार लगती हैं, वो भी ऐसा कर सकती हैं। सब दिखा रहा है, शनाया मैडम बहुत तेज हैं। सबकी बातों से ऐसा साफ लग रहा था कि सबने ऐसा मान लिया जैसे शनाया ने कुछ गलत किया हो। शनाया हमें एटीट्यूड मत दिखाओ। मैं सारे अकाउंट्स पैसे भी चेक करने वाली हूँ। अगर उनमें कुछ भी हुआ तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। आखिर मुझे यहाँ इस बात की ही सैलरी मिलती है। माया ने कहा, तुम यहाँ क्यों हो और यहाँ तुम्हें सैलरी किस बात की मिलती है मैं अच्छे से जानती हूँ। शनाया ने कहा और वहां से जाने लगी। इस वक्त वो अपने दादाजी से मिलकर ये प्रोजेक्ट छोड़ना चाहती थी। जैसे ही शनाया वहां से जाने लगी, माया ने उसे उसका हाथ पकड़कर रोका। घूमते ही शनाया ने माया की गाल पर थप्पड़ मार दिया। जब माया शनाया पर अटैक करने आगे बढ़ी तब आहा ने उसका हाथ पकड़कर उसे शनाया से दूर कर दिया। शनाया को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। आहा ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ऐसे बात करो? माया को गुस्सा आ गया। एक मामूली सा एम्प्लॉय उससे ऐसे बात कर सकता है? जाने दो माया, शौर्य ने तुरंत कहा। वो आहान की फाइटिंग स्किल्स जानता था। उसे पता था कि वो माया को आहान से नहीं बचा पाएगा, इसलिए वो अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था। आहान शौर्य को घूरने लगा। जब माया शनाया को इतना कुछ सुना रही थी तब शौर्य ने मुंह से एक बात नहीं निकाली और अब माया के लिए वो ऐसे स्टैंड ले रहा था। शौर्य बहुत बड़ा बेवकूफ था। आहान की आंखें देखकर शौर्य के माथे पर पसीना आ गया। आहान से पिटना नहीं चाहता था वो। अगर वो माया के सामने हार मान लेता तो उसकी क्या इज्जत रह जाती। इसलिए उसने सोचा कि वो माया को छुड़वाने के लिए शनाया का सहारा लेगा। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, शनाया ने फंड्स का गलत इस्तेमाल किया है और ये एक लीगल मैटर है। अगर तुम चाहते हो कि शनाया जेल ना जाए तो फिर माया को छोड़ दो और उससे माफी मांग लो। शौर्य ने कहा, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो? आहान ने तुरंत कहा, फिर तुम देखो शनाया को क्या भुगतना पड़ेगा। शौर्य ने कहा। यह सुनकर आहान को हंसी आ गई। आहान का ऐसा एटीट्यूड देखकर शौर्य को गुस्सा आ गया। आहान, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैंने वैसे भी तुम्हें ज्यादा ही सिर पर चढ़ा लिया है। मैं शनाया के खिलाफ अभी सबूत ला सकता हूँ और उसे सजा दे सकता हूँ। ये तो मैं तुम्हारी वजह से चुप हूँ। ये प्रोजेक्ट हमें तुम्हारी वजह से मिला है। अच्छा, तो फिर तो मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए, आहान ने कहा। शौर्य उसका ताना समझ नहीं पाया। उसने अपने तेवर बढ़ाते हुए कहा, मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि मैं पुलिस कंप्लेन ना करूं तो फिर ये कार कंपनी को दे दो। मैं शनाया के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लूंगा। ये सब देखकर अब माया को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो चिल्लाने लगी, शौर्य तुम बातें क्या कर रहे हो? तुम इसे सबक क्यों नहीं सिखाते? यहाँ खड़े खड़े इसे समझाता क्या कर रहे हो? शौर्य ने माया की इस बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया। ये देखकर माया और भड़क गई। उसने कहा, कैसे डरपोक हो तुम? मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि मैंने तुम पर मुझे बचाने के लिए भरोसा किया था। तुम किसी काम के नहीं हो, एक नंबर के डरपोक हो तुम। तुमसे अच्छी तो मैं हूँ जिसमें कम से कम शनाया पर अटैक कर उसका फोन तोड़ने में हिम्मत तो थी। माया ने जैसे ही ये बात बोली, आहान को गुस्सा आ गया। तुमने शनाया पर अटैक किया? शनाया आहान की कमजोरी थी। अब जब उसे पता चला कि माया ने उस पर अटैक करने की कोशिश की थी तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? क्या शनाया अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी? क्या शौर्य के सामने भी आहान का सच आ जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।